देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है जबरदस्त तरीके का बदलाव। बताएंगे योगी आदित्यनाथ के सामने क्या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उप मुख्यमंत्री को ही लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों क्या योगी को बदलने के लिए लगातार योगी के खिलाफ बीजेपी के लोग निशाना साध रहे हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला, क्या योगी को हटाने से पहले बीजेपी में जानबूझकर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों इसके साथ में आपको बताएंगे कि इस तरीके से दिल्ली की सरकार को बीजेपी अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है और मुकेश अंबानी अचानक से कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ने के बाद सोनिया गांधी के घर पहुंच गए हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ा कारण। इसके साथ में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन जबरदस्त जीत हासिल कर रही है। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। महाराष्ट्र के अंदर एक तस्वीर ने शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी गुट दोनों में खलबली मचा दी है। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव जुड़ी पल की सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की इतनी बुरी हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी चल रही है जैसा कि केजरीवाल ने दावा किया था, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय संविधान जय किसान जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राज्य के अंदर चल रही भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की बातों को जनता के सामने रख दिया है। दोस्तों अखिलेश यादव ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक के दिल्ली में मौजूदगी को लेकर एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ब्रिजेश पाठक योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद से हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हाथरस की इतनी बड़ी घटना के बावजूद स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में मौजूद और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की जा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर समीक्षा की जा रही है। ब्रिजेश पाठक की ओर से एक टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर जो योगी आदित्यनाथ सरकार पॉलिसी बनाकर आगे बढ़ रही है पूरी तरीके से गलत है, यानी अपनी ही सरकार अपने ही मुख्यमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों और बड़ी बात यह है कि ब्रजेश पाठक जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के काफी करीबी माने जाते हैं, जिसमें अपना दल से लेकर संजय निषाद की पार्टी है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, सभी के सभी मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कुछ नेताओं पर फोड़ रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बीच में राजनीतिक तौर पर काफी तनाव है। इस तरीके से कई अपडेट सामने आती रहती है, कई सारी थ्योरियां सामने आती रहती है और ब्रजेश पाठक को लेकर यह बड़ा दावा अपने आप में किसी बड़ी सनसनी से कम नहीं है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप भी मानते हैं कि जानबूझकर योगी आदित्यनाथ पर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है और मोदी अमित शाह बचने की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की हार के जिम्मेदारी को लेने से दोस्तों, और अगर आप भी मानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एकदम सही कहा था, योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए पूरी तरीके से ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, यानी माहौल बनाया जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश बीजेपी में और भी कई सारे बवाल देखने को मिलेंगे। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ में समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार दिल्ली दरबार के इशारे पर काम कर रहे हैं। पाठक चाहते हैं कि सीएम योगी को हटाकर दिल्ली दरबार उन्हें सीएम बना दे। पिछड़े वर्ग के द्वारा केशव प्रसाद मौर्य को अस्वीकार किए जाने के बाद पाठक को अपने लिए रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। वो लगातार ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और केशव मौर्य और जयंत चौधरी के साथ मिलकर खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अस्थिरता का माहौल है। इसी के साथ में दोस्तों राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब राजस्थान के कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों कैबिनेट मंत्री के द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद दिल्ली तक इस पूरे मामले पर हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के टॉप दो नेताओं में से एक है। एक वसुंधरा राजे और दूसरा किरोड़ी लाल मीणा है। वसुंधरा राजे को हटाए जाने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि किरोड़ी लाल मीणा को इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। दोस्तों इसके बाद उनको राज्य में मंत्री बना दिया गया। बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली थी और लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो जिम्मेदारियां दी है वो सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे और सारी की सारी सीटें पार्टी को जितवाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा प्रचार के दौरान ऐलान किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दौसा सीट हार गया तो वो मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है, इन सीटों पर पार्टी हारती है तो वो मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दौसा की सीट बुरी तरीके से हार गई। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के मुरारी लाल मीणा चुनाव जीत गए। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को 6,46,000 के आसपास वोट मिले, लगभग 60% वोट उनको मिला और 18 लाख वोटरों में से 55% के आसपास जो वोटिंग टर्नआउट हुआ था उसमें जबरदस्त तरीके का जन समर्थन मिला और कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर जैसे ही चुनाव जीत गया दोस्तों, वैसा ही किरोड़ी लाल मीणा पर दबाव बनाए जाने लगा। लोगों ने कहा कि आपने कहा था इस्तीफा देंगे, आप इस्तीफा दीजिए। आपको बता दें कि दोस्तों वो दौसा की सीट की बात कर रहे थे, उनको आसपास की सारी सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने करौली, धौलपुर से लेकर टोंक, सवाई माधोपुर से लेकर भरतपुर के अंदर भी शिकस्त दी है और यही बड़ा कारण है कि उन्होंने ट्वीट करते हुए रामचरितमानस की सुप्रसिद्ध चौपाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए लिखकर अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वापस से उनको मंत्री बनाएगी? कुल मिलाकर दोस्तों इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को चैलेंज कर रहे थे बीजेपी के मंत्री, लेकिन अब इस्तीफा देना पड़ गया है। साथ साथ दिल्ली सरकार पर क्या अफसरशाही हावी हो गई है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अफसरशाही अनियंत्रित हो चुकी है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के अंदर सरकार पर अफसरशाही भारी पड़ गई है। शिक्षा मंत्री के आदेश के बिना, उनको बताए बिना रातों रात 5000 शिक्षकों को दिल्ली के स्कूलों के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। सवाल यह है कि बिना मंत्री के कोई ऑफिसर कैसे ट्रांसफर के फैसले ले सकता है। साफ तौर पर दोस्तों दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि अफसरशाही चल रही है और चुनी गई सरकार को कोई भाव नहीं दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं गवर्नर पर भी सवाल खड़े होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर पर सवाल खड़े होते हैं, बीजेपी पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या केंद्र सरकार
लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तेमाल करके अधिकारियों के सहारे दिल्ली के अंदर पैरेलल सरकार चला रही है और चुनी गई अरविंद केजरीवाल की सरकार को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। साथ साथ सूत्रों के मुताबिक दिल्ली कई बड़े बदलाव देख रही है दोस्तों। कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को 240 के आंकड़े पर समेट दिया है, यानी कोलिएशन गवर्नमेंट चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है और बैसाखी के सहारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को काफी ज्यादा सम्मान मिलने लगा है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के सबसे धनवान यानी सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी के घर उनके आवास से 10 जनपद पर जाकर उनसे मुलाकात की है। मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी का न्योता देने के लिए सोनिया गांधी के घर पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की गई है। 12 जुलाई को अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी होने जा रही है। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों इससे पहले ऐसी कोई खबर नहीं आती थी, लेकिन अचानक से अगर मुकेश अंबानी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की याद आ रही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि उन्हें डर सताने लगा होगा कि कहीं देश में सत्ता परिवर्तन ना हो जाए, इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बन जाए। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन को लेकर अब लोकसभा इलेक्शन के आधार पर असेंबली के डेटा सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के आधार पर विधानसभा की 80 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर सकती है, 63 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और एनडीए गठबंधन की शिवसेना एकनाथ शिंदे को 39 सीटें मिल सकती है। एनसीपी अजित पवार गुट को 6 सीटें मिल सकती है और अदर्स को 2 सीटें जो एनडीए के साथ में है उनको मिल सकता है। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट को 57 सीटें मिल सकती है। एनसीपी शरद पवार गुट को 34 सीटें मिल सकती है। टोटल आंकड़ों में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। दोस्तों एनडीए गठबंधन को टोटल 127 सीटें जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 154 विधानसभा की सीटें मिल सकती है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन एक साथ मिलकर सरकार बना सकता है। लड़की बहन योजना जैसे कई सारे और भी इलेक्शन को लेकर बीजेपी ने योजनाओं का ऐलान किया है। दोस्तों एनसीपी लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी के सामने बुरी तरीके से पिट गई है, तो अब एनसीपी का काम यह होगा कि वो अच्छे कैंडिडेट ढूंढे शरद पवार से और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार से बेहतर उम्मीदवार लेकर आए। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि शरद पवार के नाम पर एनसीपी के वोटर्स वोट डालते हैं। दोस्तों शिवसेना यूबीटी के लिए यह है कि उन्होंने 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटें मिली हुई है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूबीटी के बीच में मुंबई में असेंबली इलेक्शन में जबरदस्त मुकाबला होगा। लोकसभा में शिवसेना यूबीटी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी और कुछ सीटों पर बीजेपी को जीत मिल गई है, लेकिन जब असेंबली का इलेक्शन होगा तो पूरी तरीके से शिवसेना यूबीटी को जबरदस्त समर्थन मिल सकता है दोस्तों। और राज्य के अंदर कौन सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरेगी यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बनेगी ये तय करेगा विदर्भ क्षेत्र। विदर्भ में कई सारी समस्याएं हैं। बीजेपी की सरकार चलने के बावजूद यहाँ पर किसानों को लेकर उस तरीके से राहत के कार्य नहीं किए गए हैं जो जनता मांग कर रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के पास बड़ा मौका है विदर्भ क्षेत्र में फिर से वापसी करने का और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में है, 100 सीटों पर दोनों के बीच में डायरेक्ट मुकाबला होने वाला है। आजकल कांग्रेस पार्टी जिस फॉर्म में दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को सीधी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त शिकस्त दे रखी है। दोस्तों पिछली बार जहां जहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आपस में भिड़े थे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला था, लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरीके से पलटे हुए हैं और महाराष्ट्र का इलेक्शन काफी ज्यादा क्रूशियल है। साथ साथ दोस्तों सुधा मूर्ति ने राज्यसभा में पहली स्पीच दी और 2 मुद्दे उठाए। उन्होंने महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से लेकर वैक्सीन के अभियान चलाने की मांग की और पर्यटन क्षेत्रों के विकास का मुद्दा भी उठाया है। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर एक तस्वीर खलबली मचा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि वायरल हो रही तस्वीर उद्धव ठाकरे गुट के नवनियुक्त सांसद नागेश पाटिल अशिटकर और शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर ने मंत्री अब्दुल सत्तार के घर पर सीक्रेट मीटिंग की है। दोस्तों वहीं 3 नेताओं की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर के अलग अलग तरीके के मायने निकल रहे हैं। नागेश पाटिल अशिटकर और संतोष बांगर की मुलाकात के बाद हिंगोली की राज्य में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार हिंगोली के संरक्षक मंत्री हैं और यह बैठक मुंबई में उनके आवास पर बुलाई गई थी से लेकर तर्क वितर्क चल रहे हैं। देखते हैं जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों साथ साथ अग्निवीर योजना को लेकर एक्स सर्विसमैन विभाग के चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के रोहित चौधरी बोले, कहा अग्नि पथ योजना को खत्म करना है, अग्निवीरों को स्थायी करना है, सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करना है, सेना में चयनित हुए 1,50,000 के आसपास युवाओं को स्थायी प्रबंधन देना है। अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जनता से किए वादे और भारतीय जनता पार्टी सरकार से की जा रही मांग को रिपीट किया है। सच दोस्तों शपथ से पहले राष्ट्रपति जी ने नरेंद्र मोदी जी को दही चीनी खिलाकर मुंह मीठा कराया, ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। संजय राउत बोले, कहा मैं कहता हूं कि उन्हें राहुल गांधी को बुलाकर दही चीनी खिलानी चाहिए थी। देश के राष्ट्रपति होते हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते, वो सभी दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सम्मान करते हैं। सिर्फ मोदी को क्यों ऐसा किया गया, ये सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों के साथ में हाथरस हादसे में पहला एक्शन आया है। आयोजक कमेटी के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। साथ साथ आरजेडी ने सम्राट चौधरी पर तंज कसा है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लोगों को शायद मूर्ख समझते हैं, यही बड़ा कारण है कि उन्होंने अपने आधे अधूरे प्रण को तोड़ लिया और अयोध्या में आकर सरयू में स्नान करते हुए कह दिया कि उनका प्रण तो पूरा हो गया, जबकि उन्होंने प्रण लिया था कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करके अपना प्रण पूरा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार आज भी सत्ता में है, उनके समर्थन से है, बल्कि वो सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के साथ बैठकर फैसले ले रहे हैं। दोस्तों
ये कौन सा प्रण पूरा हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जो लिखे बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार के रिकॉर्ड तोड़ ईमानदारी से तंग आकर 50 दिन में 10 पुलों ने पानी में कूद कर जान दे दी है। तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा कि एक ही दिन में 4 पुल गिरे, लेकिन इस पर ना मुख्यमंत्री मुंह खोल रहे हैं ना ही दोनों उप मुख्यमंत्री मुंह खोल रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि देखिए कैसे आज 3 जुलाई को बिहार में एक ही दिन में 4 पुल नीचे गिर गए, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस पूरे मामले पर जवाब देने की जगह कन्नी काट रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ डीएमके ने नीट को समाप्त करने की मांग उठाई है। अभिनेता विजय ने विधानसभा में प्रस्ताव का समर्थन किया है। नीट तमिलनाडु में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कई अभ्यर्थियों या परीक्षा में असफल होने या उत्तीर्ण होने में असमर्थ होने के डर से कईयों ने जान दे दी थी। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ने इसका समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर सत्ताधारी दल पर कह रही है कि वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और नाटक करने का आरोप लगाया गया है। आलम यह है कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा कि तमिलनाडु के लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए या फिर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो फैसले लिए जा रहे हैं उसका साथ दिया जाए, क्योंकि नीट परीक्षा को लेकर लोगों के मन में एक तरीके की शंका है कि सही से पेपर आगे आने वाले दिनों के अंदर भी करवा पाएगी सरकार या नहीं करवा पाएगी। साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम सिन्हा ने तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हुए बोला, कहा कसम खाइए अपराधियों को नहीं देंगे टिकट। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता लखीसराय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर ये सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर ही खड़े होते हैं। दोस्तों वहीं पर रजत शर्मा की ओर से एक पोस्ट लिखा गया है। इसमें उन्होंने टॉपिक लिखा है कि एवरी अटैक बाय ओपोजिशन मेक्स मोदी स्ट्रॉन्गर, यानी जितने भी अटैक ओपोजिशन के द्वारा विपक्ष के द्वारा नरेंद्र मोदी के ऊपर किए जा रहे हैं उससे नरेंद्र मोदी और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष लेते हुए उन्होंने ये पूरा ब्लॉग लिखा है। सवाल यह है दोस्तों कि अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताने वाले रजत शर्मा जैसे कई सारे पत्रकारों को विचार करना चाहिए कि वो कैसी बातें जनता के बीच में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ओपोजिशन के द्वारा नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अग्निपथ से लेकर नीट पेपर को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, उसमें क्या है? इसमें देश के अंदर विपक्ष की आवाज और ज्यादा मजबूती से सुनाई देगी। दोस्तों लोगों की आवाज विपक्ष उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तक लोगों की आवाज को इग्नोर करते आए हैं, और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी 240 पर आकर सिमट गई है। शायद ओपोजिशन की आवाज को जनता ने और ज्यादा मजबूत करके बीजेपी को बड़ा मैसेज भेज दिया, लेकिन शायद ओपोजिशन की बढ़ती शक्ति को मीडिया के लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। साथ साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने तेलंगाना के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दोस्तों साथ साथ दिल्ली चुनाव में 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन हार गई थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अलायंस भी हुआ था, लेकिन अब जयराम रमेश के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ नहीं रहेंगी। जयराम रमेश के मुताबिक हरियाणा और दिल्ली में यह निर्णय लिया गया है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के अलग हो गए हैं रास्ते। इसके पीछे कई सारे बड़े तर्क है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा है कि वो अपने दम पर मेजोरिटी हासिल कर लेंगे। उन्होंने कई बार एक तरफा मेजोरिटी हासिल की है, तो शायद वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं आना चाहेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई विस्तार अब तक देखने को मिला नहीं है, तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है। दोस्तों इसके साथ में अन्य राज्यों को लेकर भी इसी तरीके की स्थिति है। साथ साथ राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते अगर तेजस्वी यादव ने यह किया होता। पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। देश का तो नाश हो ही गया है। अहंकार और घमंड के चलते 20-20 सीट हम हार गए, सिर्फ 9 सीटें आई है। आप उठाकर देख लीजिए शहाबुद्दीन जी की पत्नी और दूसरे उम्मीदवार क्यों हारे। कहते थे इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दोगे तो एनडीए को दे दो, लेकिन पप्पू यादव को नहीं देना, यही कहा था ना। पप्पू यादव ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान को लेकर भी तंज कसा है। दोस्तों कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने आरजेडी की ओर से बीमा भारती को मैदान में उतारा था, लेकिन पप्पू यादव ने यहां पर एक तरफा चुनाव जीत लिया पूर्णिया के अंदर। इसके बाद पप्पू यादव ने अब तेजस्वी यादव को लेकर निशाना साधा है। कुल मिलाकर दोस्तों पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी अधिकृत नहीं किया गया है बयान देने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो तेजस्वी यादव को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं। देखते हैं कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों के अंदर क्या रणनीति अपनाती है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री लाडली बहिना योजना महिलाओं के लिए अच्छी है, लेकिन विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इसकी घोषणा और इसे लागू किया जाना केवल एक जुमला है। उन्होंने कहा कि इस योजना की घोषणा करके वित्त मंत्री अजीत पवार ने बजट के दौरान जो बातें कही थी कि हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। जब महाराष्ट्र के चुनाव में 2-3 महीने बचे हुए हैं तो राज्य सरकार केवल जुमलों की बारिश कर रही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हालांकि स्कीम अच्छी है, लेकिन ये चुनाव से पहले लेकर आया जा रहा है केवल लोगों से वोट प्राप्त करने के लिए। साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के द्वारा बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री अभी से ही दावा करने लगे कि विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। शिंदे गुट के मंत्री ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वे सिर्फ ना ज्यादा लोकप्रिय हैं बल्कि अल्पसंख्यक समाज के लोग भी उनके साथ रहते हैं, उनको वोट देते हैं क्योंकि वे एक हिंदू नेता है और मुख्यमंत्री है और वे सभी को साथ लेकर चलते हैं। एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री अब्दुल सत्तार के दावे के बाद महायुति के मुख्यमंत्री के कुर्सी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। दोस्तों ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अगर गलती से बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल गई तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से दूसरी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। नहीं तो शिंदे गुट ने संकेत दे दिए हैं कि वो क्या कर सकते हैं। इसी के साथ में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को हराने के लिए महाराष्ट्र में पुराने फॉर्मूले पर लौटी भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में अपने पुराने फॉर्मूले पर लौट रही है। पार्टी ने राज्य के दिग्गज ओबीसी नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा के साथ जिन 4 अन्य कैंडिडेट को विधान परिषद के चुनाव में
उतारा है उसमें माधव फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी की तरफ से अपने कोर ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए फैसला लिया गया है। बीजेपी ने टिकट के चयन में सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखते हुए दलितों के साथ ओबीसी वोट को भी लाने का प्रयास किया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्यादातर ओबीसी कैंडिडेट दिए गए हैं। हालांकि क्या ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ओबीसी समाज पूरी तरीके से छिड़कर महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ चला गया है। दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर रणनीति अपना रही है, बीजेपी को ना मराठा वोट मिल रहे हैं ना ओबीसी वोट मिल रहे हैं। साथ साथ आम आदमी पार्टी अब असम में भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बुधवार को आम आदमी पार्टी की नेत्री और मंत्री आतिशी और नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ 2021 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके पूर्व कांग्रेस पार्टी के नेता रमेन चंद्र बर ठाकुर को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई है। रमेन चंद्र असम प्रदेश कांग्रेस के पूर्व जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी के अलावा प्रवक्ता भी रह चुके हैं। आगे आने वाले दिनों के अंदर उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है। साथ साथ दोस्तों, राहुल गांधी को संसद टीवी पर भाषण पर लगभग 8 लाख के आसपास व्यूअरशिप मिली है, जबकि नरेंद्र मोदी को मात्र 72,000 व्यूअरशिप मिली है। मात्र 1200 लोगों ने लाइक किया, जबकि राहुल गांधी को 24,000 लाइक्स मिले हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सच और जुमले के बीच का अंतर यही होता है, लोग सच सुनना चाहते हैं। 8 लाख जो व्यूअरशिप आई है वो सच के लिए आई है और जुमला मात्र 72,000 व्यूअरशिप के साथ काफी पीछे रही है। यानी राहुल गांधी के सामने सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी दूर दूर तक नहीं टिकते हैं। दोस्तों, वहीं पर महाराष्ट्र विधान परिषद ने गुरुवार को विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के निलंबन के समय को घटा दिया है। यह अवधि 5 दिनों से घटाकर 3 दिन कर दी गई है। इसके अलावा दानवे ने शुक्रवार को सदन की कार्रवाई में भाग लेने का रास्ता भी साफ करवा लिया है। शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने सोमवार को सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी के विधायक प्रसाद लाड के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद विधान परिषद ने शिवसेना यूबीटी के नेता दानवे को मंगलवार को 5 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। उद्धव ठाकरे ने पूरे मामले पर इंटरवीन किया है। साथ साथ दोस्तों, व्यूअरशिप को लेकर कई सारे विपक्ष के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेता चंद्रशेखर आजाद को राहुल गांधी से भी ज्यादा व्यूअरशिप मिली है। इस पर पोस्ट करते उन्होंने लिखा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ना शुरू हो चुका है। संसद टीवी पर अपलोड हुए भाषणों के वीडियो के व्यूज कुछ निम्न प्रकार के हैं। प्रधानमंत्री मोदी को 68,000 व्यूअरशिप मिली है, जबकि अखिलेश यादव को 3,60,000 के आसपास व्यूअरशिप मिली है। राहुल गांधी को 6,50,000 व्यूअरशिप मिली है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को 7,80,000 व्यूअरशिप मिली है। यानी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उनको मिली है, यानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय वो है। यानी ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी को व्यूअरशिप नहीं मिल रही है। विपक्ष के सारे नेताओं को सबसे ज्यादा लोग समर्थन कर रहे हैं। साथ पश्चिम बंगाल राजभवन के अंदर एक संविदा महिला कर्मचारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला ने अब इस मामले की जांच को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत दी गई व्यापक छूट के कारण उनके पास कोई उपाय नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कोर्ट में आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। ये प्रिविलेज दिया गया है दोस्तों, लेकिन क्या इस प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? पूरे मामले पर महिला कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रयागराज के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है। सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई पूरी हो गई है। 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की गई थी अपील। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगले महीने आ सकता है हाईकोर्ट का निर्णय। कांग्रेस पार्टी के सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर पर सदन में गलत और भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के सांसद ने लिखे अपने पत्र में निर्देश 115(a) के प्रावधानों को लागू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने मांग की है कि इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। विपक्षी दल के नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को 8500 रुपए प्रति माह देने का झूठा वादा किया था। विपक्षी दल ने कहा कि यह जीत और सरकार बनाने का वादा था। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि 2 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान कि कांग्रेस का वोट शेयर 16 राज्यों में कम हुआ है, जहां उसने अकेले चुनाव लड़ा था, यह तथ्यात्मक रूप से गलत स्टेटमेंट है और पूरे मामले पर कार्रवाई की अपील की जा रही है। दोस्तों, देखते हैं कोई कार्रवाई की भी जाएगी या नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर राहुल गांधी ने कोई गलत तथ्य दे दिया होता तो शायद राहुल गांधी को कई दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया होता। दोस्तों, साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोले, कहा लंकापति रावण भी प्रभु श्री राम को बालक ही बोलता था, जय जय सिया राम। साथ जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सम्मेलन बुलाया है। जेपी नड्डा 2000 कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के चुनाव की तैयारी कर रही है। दोस्तों, हो सकता है तो फिर बीजेपी को संकेत मिल गया होगा कि कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जल्द होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हालांकि बार बार जम्मू कश्मीर के चक्कर लगाते हुए दावा कर रहे हैं कि जल्द चुनाव कराएंगे, जल्द चुनाव कराएंगे। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन दावे जरूर किए जा रहे हैं। साथ 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सम्मेलन, जेपी नड्डा 2000 कार्यकर्ताओं के साथ ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। भाजपा के लोगों ने दावा किया है। साथ बिहार में नीतीश कुमार ने आईएएस अधिकारी के सामने हाथ जोड़े, कहा आपके पैर भी पकड़ लेंगे, लेकिन जुलाई 2025 से पहले भूमि सर्वेक्षण पूरा करवा दीजिए। नीतीश कुमार ने समारोह में उपस्थित मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की ओर से भी इशारा करते हुए बयान दिया है। सीएम ने कहा कि ये भी राजस्व और भूमि सुधार विभाग में रह चुके हैं, हम इनको मानते हैं। कई बार कहा है कि साधनों की कमी नहीं रहेगी, आप लोग भूमि सर्वेक्षण जल्द पूरा करवाइए। कुल मिलाकर दोस्तों, एक मुख्यमंत्री अगर एक आईएएस अधिकारी और एक ब्यूरोक्रेट के इस तरीके से हाथ पैर जोड़ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब
मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनकी कमजोर स्थिति है और सवाल तो खड़े होते ही है कि क्या मुख्यमंत्री अपना काम किसी ब्यूरोक्रेट से नहीं निकलवा पा रहे हैं जो उनको हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है। साथ साथ सेना बताए कि 98 लाख कैसे बने। अग्निवीर अजय कुमार को लेकर सरकार और आर्मी ने जो दावा किया है, कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि अब तक 13 अग्निवीर शहीद हुए हैं, जिनमें से करीब आधों ने अपनी जान दी है, उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। जिन्होंने अपनी खुद से जान ली है उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। भारतीय सेना ने बुधवार को उन दावों को खारिज किया है कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। सेना ने कहा कि उनके परिवार को देय राशि 98,39,39,000 रुपए दी जा चुकी है। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप अपने चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।